महिलाओं का अपमान हुआ, सरे राह हुआ, सबके सामने हुआ। पुलिस चुप है और सरकार भी खामोश। 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं, सब झक मार रहे हैं। पुलिस की बेबसी सिस्टम की बेशर्मी बन गई। आज मन नहीं कर रहा है मेरा बोलने को। मणिपुर की घटना से आज मैं सारा दिन ये एफआईआर पढ़ रहा था, सब कुछ देख रहा था, मेरा मन दुखी है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आपके हित की लड़ाई लड़नी है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं, क्योंकि हैवानियत के चश्मदीद पुलिस वालों को आज मुझे सच का आईना दिखाना है, दिखा के रहेंगे। अगर कपड़े नहीं उतारोगी तो मारेंगे, जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। 2 लाइनों में मणिपुर के महापाप की गवाही है। ये उन महिलाओं के शब्द हैं मणिपुर में जिनका चीरहरण हुआ। 1000 लोगों की भीड़, 3 महिलाएं पुलिस प्रोटेक्शन में। भीड़ ने गाड़ी को घेरा, पुलिस वालों के सामने उन्हें बाहर निकाला। फिर जो हुआ उसने पूरे समाज को, देश को कलंकित कर दिया। लोगों में बहुत नाराजगी है, गुस्सा है पूरे सरकारी अमले पर, क्योंकि मणिपुर की पुलिस तमाशबीन बनी रही, चुपचाप खड़े खड़े बर्बादी देख रही थी। इसलिए सवाल बहुत है। क्या पुलिस ने जानबूझकर हिंसा होने दी? हथियारबंद पुलिस वालों ने भीड़ के सामने क्यों घुटने टेक दिए? क्या महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी रोकी जा सकती थी? देश की बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कैसे हो गया? 60 दिन बेटियों को जलील करने वाले क्यों बचे रहे? क्यों पुलिस का गुर्दा जवाब दे गया? ज़मीर नहीं जागा। कैसे उनकी आंखें इस पाप की चश्मदीद बनी रही? क्यों उनको अपनी बहू बेटियों की आबरू याद नहीं आई? सवाल ढेरों हैं और जवाब बस कहने को। पब्लिक इंटरेस्ट में वो सब कुछ खोजना है आज जो तथ्य है और सत्य भी। एक बात और दुखी करती है, जिस महिला का अपमान हुआ है ना, उसके पति कारगिल वॉर वेटरन है। ये दिल को और झटका देती है। देश के लिए जान की बाजी लगा चुका है। मैं निशब्द हूं, पर राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कहते हैं 4 लोगों को पकड़ लिया है। सीएम साहब, कानून ने काम किया है, किसी पर एहसान नहीं किया है। लेकिन सवाल आपसे एक मुझे पूछना है कि 60 दिन तक आपके राज्य में ये कानून चुप क्यों बैठा रहा? कलेजा कैसा नहीं फटा? हमारा तो आज एफआईआर पढ़कर कलेजा फट गया। जो एक्यूज नंबर 1 है, वो जो पहले पकड़ा था, एक उसके घर भी बस्ती का मेरा पाई भी इमा लोग आके जला दिया। 4 तो पकड़ लिया और जो जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम अपने एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके मिल रहा है कि सबको शांति रखने के लिए शांति से काम करना है। बिल्कुल सजा दीजिए, हम भी चाहते हैं सजा मिलनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी, जिनको राज्य के शासन की कमान दी गई है, वो भी बोले, लेकिन गुजारे लायक। मुंह से कुछ शब्द निकले उनके 20-25 सेकंड के लिए, मगर आज देश दुनिया में किसी को इन शब्दों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब आप चुप ही रहें तो मुझे लगता है अच्छा है। वायरल वीडियो होने के बाद आप लोगों को बताता हूँ, टेल यू प्लीज वेट। क्या उम्मीद है, ये बता दीजिए। क्या उम्मीद क्या नहीं, कार्यवाही हो रही है पूरी तरीके से। 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। आपको नहीं लगता देरी हो गई सर काम कार्रवाई? देर तो बहुत हो गई, कार्रवाई में देर, एक्शन में देरी, एफआईआर में देरी। सवाल सीधा है, इस ढीले सिस्टम की देश को क्या जरूरत? वीडियो है, सबूत है, पुलिस दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? उन पुलिस वालों का क्या हुआ
जो चीरहरण देखते रहे, ये सब अपमान अपनी आंखों के सामने उसके गवाह बने रहे। मैंने आज डीजीपी को भी बुलाया था, पूरी बात को संज्ञान में लिया और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन सारे आरोपी जिन्होंने इस तरह का दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जिस थाने में 4 मई की जब ये घटना हुई थी और 18 को जब रिपोर्ट हुई थी, तो अभी तक पुलिस के द्वारा क्यों नहीं उसकी जांच करके और वैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी करें, पूछे, अगर दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। जब शासन सोता है तो इंसानियत जागती है। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। सरकार नहीं जागी तो महिलाओं ने उठी, खड़ी हुई और उनका जमीर जागा। बर्बरता के मुख्य अभियुक्त का घर जलाया गया। महिलाओं ने कानून हाथ में लिया, क्योंकि जब जुल्म हो रहा हो तो वो सो रहा था। कानून जब सो रहा था तो अब महिलाओं को जागना पड़ा। मई के महीने में वारदात हुई, लेकिन पुलिस का पहला एक्शन कब हुआ? एफआईआर कब लिखी गई? इसमें क्या लिखा गया? ये सब आपको ग्राफिक के जरिए आज मैं बताऊंगा, बताने ही वाला हूं। अभी ध्यान से देखते रहिएगा इसको पूरा। वारदात के 14 दिन बाद यानी 18 मई को साइकुल पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज हुई। जब एक एरिया से दूसरे एरिया में होता है तो 0 एफआईआर दर्ज होती है। मैताई संगठन से जुड़े 900 से करीब 1000 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई। साइकुल थाने के एसएचओ कहते हैं कि पुलिस ने महिलाओं को बचाकर गाड़ी में बिठा लिया था, कहीं से बचाकर बिठा लिया था, लेकिन भीड़ हावी हो गई, पुलिस पर भी हावी हो गई और उन महिलाओं को गाड़ी से उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस साथ ही थी। मतलब 0 एफआईआर में रेप, मर्डर, किडनैपिंग का जिक्र है। यह भी बताया गया कि आरोपियों के पास हथियार थे और वो भी असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक। ये प्रोहिबिटेड वेपन होता है। कहां से आया उनके पास? वो पुलिसकर्मी जिनके सामने ये हिंसा का तांडव हुआ, अपराध का नंगा नाच हुआ, वो पुलिस की वर्दी के योग्य नहीं है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे पुलिसकर्मी इस प्रकार के प्रमाद का। पुलिस विभाग में यह परंपरा और नियमावली भी है कि अगर ऐसे अवसरों पर किसी ने प्रमाद या कायरता दिखाई तो उसका डिसमिसल होना चाहिए। मेरी संस्तुति होगी कि पूरा थाना निलंबित होना चाहिए, जिनकी अभिरक्षा से महिलाओं को खींच करके ले गई भीड़। और भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? 900 लोगों की भीड़ या अकस्मात तो इकट्ठा नहीं होती है। थाने से आकर के उन्होंने महिलाओं को खींच करके ले गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मूक दर्शक ही नहीं बनी रही, उन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं की, जबकि होना यह चाहिए था कि उनको बल प्रयोग करना चाहिए था। कोई भी परिस्थिति हो, उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक और विभागीय कार्रवाई हो। गुस्सा पूरे देश में है। सरकार और पुलिस वालों को इस गुस्से से बचना मुश्किल हो रहा है। दुख की बात क्या है कि 0 एफआईआर पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्राइम हुआ, 0 एफआईआर दर्ज की गई, पर उस पर एक्शन नहीं हुआ। हिंसा होती रही, सिस्टम सोता रहा। बाद में थौबाल जिले के एक और थाने में एफआईआर दर्ज हुई 19 जून को, वो भी 0 एफआईआर। मेन एफआईआर में उसको बाद में कन्वर्ट किया गया। इसमें लिखा गया, भीड़ ने घरों में आग लगा दी, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े सब कुछ लूट लिए, तोड़ दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दी। यानी पूरी हिंसा चल रही थी। जान बचाने के लिए 3 महिलाएं खेतों की तरफ भागी जब ये हिंसा हो रही थी, अपनी जान बचा के। 2 लोग भी उनके साथ थे, कुल 5 लोग थे। सभी को पुलिस ने बचा भी लिया। जाके देखा कि लोग घर जला रहे हैं, बचाओ इनको। लेकिन भीड़ उग्र थी, वो पुलिस से भी नहीं डरी, वो पुलिस के रास्ते में आ गई। एक शख्स को पुलिस के सामने भीड़ ने पीट पीट के मार डाला। 21 साल की एक महिला के, मैं बोल नहीं सकता कि क्या किया गया, कपड़े उतरवाए गए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 2 और महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। एक लड़का अपनी बहन की जान बचाने आया तो उसकी वहीं हत्या कर दी गई। ये सब एफआईआर में लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूं। यही एफआईआर में आज पढ़ रहा था जब मुझे तकलीफ हो रही थी। एक भाई अपनी बहन की आबरू बचाने आता है और उसको भीड़ मार देती है।
और पुलिस की मौजूदगी में ऐसा होता है। चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कल। उन्होंने ये बोला है कि ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हैं और ये इसलिए इंटरनेट बैन है। अगर वाकई में अगर उनके बात में कुछ सच्चाई है और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस है तो ये बहुत चिंताजनक वाली बात है। अगर हम केसेस देखें रुवांडा, सर्बिया, जहां पे भी सिविल वॉर हुए हैं, महिलाएं उनके फर्स्ट विक्टिम रही है। कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले, मेरी 25 साल की पत्रकारिता में दोनों से मेरा पाला बखूबी पड़ा है, खूब पड़ा है। मैंने 2.5 दशक के इस अतीत में ऐसा बहुत कुछ देखा है जिसने मेरे जीवन पर बड़ा असर छोड़ा है। लेकिन यकीन मानिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो मैंने आज जो देखा, जो तस्वीरें देखी, मैं मणिपुर की हॉरर फाइल्स का सच दिखाना चाहता हूं, जो मणिपुर से दूर दिल्ली में बैठकर समझा नहीं जा सकता। थोड़ी देर पहले मैंने BL बोरा साहब हैं, उनका इंटरव्यू किया। बोरा साहब मणिपुर के DGP रह चुके हैं। काफ़ी बातें की मैंने आज उनसे। वो मणिपुर की नस नस से वाकिफ़ हैं। मेरे इंटरव्यू में बोरा साहब ने जो खुलासे किए, यकीन मानिए वो सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बोरा साहब से मेरा सीधा सवाल था कि मणिपुर में महिलाओं के लिए इतना खतरनाक राज्य है क्या वो, कि ऐसा पहले भी होता था? जब मैंने इस सवाल पूछा तो उनके जवाब आंखें खोल देने वाले थे। बोरा साहब, जब आप मणिपुर में काम करते रहे हैं तब भी क्या इस तरह की कोई घटना हुई या आपको याद हो जब महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता हुई हो? बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उन समाज में, उन कम्युनिटीज में तो औरतों की बड़ी इज्जत की जाती है। आप माने तो मैतीज की अगर हम बात करें, वहाँ 3 मेन कम्युनिटीज हैं, कुकीज, मैतीज और नागास। तो मैतीज में तो एक औरतों का बड़ा भारी संगठन है और बड़े टाइम से, दशकों से चला आ रहा है वो, जिसमें कि वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल हैं कि वो जब एजिटेशन करती हैं तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है। आपको जगदीश जी हैरानी होगी सुन के शायद कि वहां पे एक मार्केट है, ईमा मार्केट, वहां सिर्फ औरतें ही शॉपकीपर्स हैं। तो औरतों का तो बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। और भी कई बातें उनके स्टेटस के बारे में। वोरा साहब ये भी बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता था मणिपुर में, और कम्युनिटीज जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उन्होंने तो अपनी अलग अलग जो है वो एक्टिव एक तरह से बाजार तक बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी इस तरह की नफरत वहां नहीं फैली थी जो आज है। अभी तक इस नफरत और हिंसा के पीछे जो वजह हम समझ पाए हैं वो थी मैताई समुदाय को मणिपुर हाई कोर्ट से ST लिस्ट में शामिल करना, रिकमेंडेशन थी ये। इसके बाद मैताई और कुकी कम्युनिटी में क्लैश हो गया, ये 2 समुदाय हैं। तीसरी वहां नागा कम्युनिटी है। लेकिन मेरे इंटरव्यू में BL बोरा साहब ने ये बताया कि हिंसा के 2 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो मैंने अभी तक सुने ही नहीं थे। आप जरा सुनिए, बोरा साहब बड़ा विस्तार से बता रहे थे मुझे। 2 और इश्यूज हुए म्यांमार में। जो वहाँ के लोग हैं वो कुकी से एकिन हैं, एथनिकली उनसे मिलते जुलते हैं। तो म्यांमार में जब हालात बिगड़े तो बड़े लोग वहाँ से, रोहिंग्याज और अदर्स, वो बॉर्डर पार करके इधर आ गए। बॉर्डर बड़ा लंबा है म्यांमार के साथ, वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, पोरस बॉर्डर है। तो कुकीज ने उनको शरण दे दी, अपने पास रखा, उनको बसा दिया, कई गांव उनके लिए बसा दिए। सरकार को जब ये पता चला कि वो लोग आके यहाँ रह रहे हैं तो सरकार ने कहा कि हम उनका सर्वे करेंगे और अगर ये रिफ्यूजीज हैं, बाहर से आए हैं, इनको हम शेल्टर देंगे, रिलीफ कैंप में रखेंगे, खाना खिलाएंगे, ध्यान करेंगे और जब हालात ठीक होंगे तो हम इनको वापस भेज देंगे। ये बात कुकी लोगों को रास नहीं आई। दूसरा, वहाँ पे एक फॉरेस्ट लैंड है काफी, जिसमें कुछ विलेजेस बना रखे थे कुकी लोगों ने, और फॉरेस्ट लैंड में, रिजर्व लैंड में गांव होते नहीं, हैबिटेशन नहीं हो सकता, वो सरकार ने कुछ गिरा दिए, तो उससे भड़क गए वो। BL बोरा साहब मणिपुर या त्रिपुरा में ही नहीं, देश के और कई ऐसे राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं जहां पर आतंकवाद, उग्रवाद पनपा। लेकिन मणिपुर की हिंसा सिर्फ 2 कम्युनिटीज के क्लैश तक नहीं है। मणिपुर की हिंसा ने भारत की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीएल बोहरा को आप जब सुनेंगे इस पर बोलते हुए तो आपको खुद समझ आएगा, जैसे मैंने समझा आप भी समझिए। एक और चीज ने बड़ा कॉम्प्लिकेट किया मामला जगदीश जी, हालात बिगाड़े, वो हथियार। पुलिस की कोत जो होती है, क्वार्टर गार्ड वगैरह जो होती है, आर्मरी जो होती है, वहां से 4500 हथियार जो हैं वो चले गए, असम राइफल्स के भी चले गए। और एक एलिगेशन ये है कि कुछ तो लूटे गए, बाकी अफसरों में डिवीजन हो गया। मैती लोगों की बात सुनते हैं, कम्युनिटीज की हेल्प करते हैं, कुकीज उनकी करते हैं। तो जो कुकीज और मैती अफसर थे उन्होंने भी अपनी अपनी कम्युनिटीज को बड़े हथियार पकड़ा दिए। देखिए, मैं इंसर्जेंसी एरियाज में बहुत रहा हूँ जी, पंजाब में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ, मणिपुर में रहा हूँ, त्रिपुरा में रहा हूँ। 20 हथियार भी बड़े होते हैं जी। हैवक क्रिएट करने के लिए, मुसीबत डालने के लिए फोर्सेस पर। और 4500 हथियार, माइंड बॉगलिंग। 1000 के करीब वापिस आए हैं, न जाने कितने बॉर्डर के पार चले गए होंगे, न जाने कितने दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास चले गए होंगे, न जाने कितने बिके होंगे। और बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं ये, उनको वापस लेना आसान नहीं है। और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पास है, म्यांमार इस तरफ है, कई लोग बांग्लादेश तक चले जाते हैं। गजब है, सरकारी हथियार कैसे इन लोगों तक पहुंच सकते हैं? अपने आप में मुझे लगता है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सरकार जो हथियार देती है वो क्या इस तरह की हिंसा के लिए इस्तेमाल होने के लिए देती है? मुझे लगता है इससे बड़ी जांच ही नहीं हो सकती कोई। और ये हिंसा में अब दोबारा हुआ तो हम ये पूरी जांच खुद करेंगे वह जाके। पब्लिक इंटरेस्ट में हम सवाल और समस्या ही नहीं उठाते हैं, समाधान की बात भी करते हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद अब क्या फैसले होने चाहिए, क्या चेंज होने चाहिए, इस पर भी सवाल मैंने पूछा। मैं छोड़ ही नहीं सकता था ये सवाल, बिना पूछे रह ही नहीं सकता। बड़ी जरूरत है पुलिस को रिस्ट्रक्चर किया जाए। एक और जरूरत यह है कि कम्युनिटीज में आपस में सौहार्द हो। तो मैं समझता हूं कि स्ट्रांग मेजर्स की जरूरत है। अब उसमें मैंने तो सुझाव दे ही दिया कि एक्शन हो, बाहर से अफसरों को भेजा जाए। बड़े ऐसे लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने मणिपुर में नौकरी की है, IAS के, IPS के और कई सर्विसेज के लोग हैं, उनको कंसल्ट किया जाए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।